नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अपन लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा था कि अपन ने वितरण के ऊपर बात की थी और बेसिक चीजें जो कि अपने जनगणना से संबंधित थी तो उनके ऊपर अपन ने चर्चा की थी या बात की थी। आज अपन देखेंगे जनसंख्या घनत्व। जो अपना चैप्टर था वो था जनसंख्या। जनसंख्या में अपन पढ़ रहे थे वितरण, घनत्व, वृद्धि वृद्धि और संगठन। ये अपन पढ़ रहे थे जिसमें से अपन ने वितरण पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे घनत्व। जैसा कि जनसंख्या घनत्व की अपन बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व में अगर अपन बात करेंगे तो अपन पाएंगे कि जो वितरण है, वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायक है। मतलब ऐसा हुआ कि अपन वितरण को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर अपन घनत्व को पढ़ते हैं। तो फिर अपने सामने क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो ये क्या होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। समझ में आया? तो प्रति इकाई क्षेत्र में जो व्यक्तियों की संख्या होती है उसके रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, तो ये अगर मान लो कि 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इकाई, तो ये चारों साइड से अगर अपन इस प्रकार एक वर्ग बना ले 1-1 किलोमीटर की, जिसकी हर भुजा हो, तो ये एक इकाई हो गया। तो इसको अपन वर्ग किलोमीटर कहेंगे। ठीक है, तो ये इकाई होगी वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, जो प्रति वर्ग किलोमीटर होगा उसके अंदर जितने लोग रहेंगे उसी को अपन जनसंख्या घनत्व के रूप में परिभाषित करेंगे। तो ये अपनी परिभाषा होगी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अपन जो जनगणना अपन पढ़ रहे हैं भारत के रूप में, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। क्या भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको ये पता होना चाहिए भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। तो ये माना जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर जनसंख्या का भाग दिया जाए तो उसके अंदर जो निकल के आता है, तो ये आंकड़ा निकल के आता है। तो इसको अपन अगर ज्ञात भी करते हैं तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। अगर अपन कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देंगे तो ये अपने सामने निकल के आएगी, जो कि अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो वर्तमान जो जनगणना हो रही है उसके आंकड़े जब आएंगे तो इस संख्या में फिर चेंज अपने को देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य चीजें हैं जो अपने को जनसंख्या घनत्व की याद रखनी है। तो ये जो अपन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पढ़ रहे हैं, तो ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आपको पता ही है 2011 में अपना ये जनसंख्या घनत्व था। तो अगर अपन स्वतंत्रता की बात करें, जो कि बताया था कि स्वतंत्रता के टाइम पे जो जनगणना हुई थी 1951 में, उस टाइम पर जो भारत है उसका जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 1951 में ये जनसंख्या घनत्व था 117 व्यक्ति। 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जनसंख्या घनत्व
को ज्ञात करने का सूत्र भी अपन देख सकते हैं कि ये जनसंख्या घनत्व, अगर घनत्व निकालना है तो ये सूत्र भी अपन काम में ले सकते हैं। तो ये आपको जानकारी मुख्य रूप से पता होनी चाहिए। अब अपन आगे देखेंगे कि जो जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक कहाँ का है, न्यूनतम कहाँ का है, उसके बाद जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन अपने को आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। ठीक है, कितना है? 11,292 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी किलोमीटर नहीं होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम की अगर बात करेंगे तो अपने सामने आएगा न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 व्यक्ति। ठीक है, 17 व्यक्ति है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य, तो ये राज्यों की अगर बात करेंगे तो राज्यों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा वे राज्य जहां पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो उत्तरी भारत के राज्य, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य है, या अपन कह सकते हैं दक्षिणी भारत में जो राज्य स्थित है। तो इसमें उत्तरी भारत में देखेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा बिहार का जो कि है 1102। इसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश के बाद में अपने तीन को देखना है, मुख्यतः तीन अपने को पता चल जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, इधर बात करेंगे तो इधर आएगा केरल, इधर बात करेंगे तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो अगर अपन पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो इसका है 1029। ठीक है, और इधर अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो इसका आ जाएगा अपने 829। इसका अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा 859। इसका बात करेंगे तो 570। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सा है? बिहार। 1 नंबर पे बिहार, 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 3 नंबर पे केरल, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 5 नंबर पे तमिलनाडु। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। जो कि इसके अलावा अपने एक उत्तरी जो भारत है उसके अंदर हरियाणा भी आता है। हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है 573, तो ये तमिलनाडु से ज्यादा है। तमिलनाडु 6 पे आ जाएगा, ये 5 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने को दिया गया है कि जो भारत के जो जनसंख्या घनत्व है, तो अपन देख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य निम्न प्रकार है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो इनके अलावा क्या देखेंगे अपने को देखना है कि जो घनत्व है इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए मुख्य रूप से, और ये आपको याद होना चाहिए कि भाई सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। ठीक है, अब अपन इसको डिवाइड करते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व है उच्च कौन से राज्यों का है, मध्यम कौन से राज्यों का है, और निम्न कौन से राज्यों का है। तो इसमें अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन घनत्व की बात करेंगे, घनत्व को अपन 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, एक तो उच्च घनत्व, दूसरा हो जाएगा मध्यम घनत्व, तीसरा होगा निम्न घनत्व। ठीक है, उच्च घनत्व की जो बात करेंगे तो उच्च तो अपन ने देखा था, बिहार आ जाएगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद केरल आ जाएगा, केरल के बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद आ जाएगा अपना हरियाणा,
हरियाणा के बाद आ जाएगा अपना तमिलनाडु। ठीक है, ये मुख्यतः जो उच्च घनत्व रखने वाले राज्य हैं। इसके बाद मध्य घनत्व के अंदर आ जाएगा असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इसके आंध्र प्रदेश के बाद अपन देखेंगे तो झारखंड, ओडिशा और हरियाणा भी देता है। झारखंड, ओडिशा और हरियाणा, जो कि हरियाणा ऐसा नहीं है कि ऐसे माना जाता है कि जो 400 से ऊपर है, 400 से ऊपर है उनको उच्च घनत्व माना जाता है, 400 से 200 के बीच है उनको मध्यम घनत्व माना जाता है, और 200 से जो नीचे है, 200 से नीचे है उनको अपन इसमें मानते हैं निम्न घनत्व मानते हैं। ये मुख्य हो गए। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे निम्न घनत्व की, तो निम्न घनत्व में वो सारे राज्य आएंगे जो ऐसे क्षेत्रों में फैले हैं जहां पर ना तो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलती है और न ही उनके जीवन जीने के लिए जलवायु उनके अनुकूल है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो जनसंख्या पाई जाएगी वो निम्न घनत्व वाली पाई जाएगी। तो इसमें वो राज्य आएंगे जो पर्वतीय क्षेत्रों में है, पर्वतीय क्षेत्रों वाले राज्य। इसके अलावा अपन देख सकते हैं असम को छोड़कर उत्तर पूर्वी राज्य। तो ये जो मुख्य राज्य है ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। इस प्रकार से अपने पूरे भारत में देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो इसके बाद अपन देख सकते हैं कि जो भारत के अंदर इसके बाद क्या बच जाता है अपने, हाँ, इसके बाद अगर अपन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार को छोड़कर अन्य सभी जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, शासित प्रदेशों में घनत्व उच्च पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों की जब बात आएगी तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़ के अन्य सारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर जो घनत्व है वो उच्च पाया जाएगा। अब इसके बाद अगर अपन ये जो घनत्व की बात हो गई तो इसके बाद घनत्व और भी आता है जिसको अपन कायिक घनत्व कहते हैं, कृषीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपन देखें तो कायिक घनत्व क्या होता है, कृषि घनत्व क्या होता है, उनके मुख्यतः ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें अपन देखते हैं कि उसमें जो सूत्र होते हैं वो अपने को याद रखने होते हैं। ठीक है, तो ये अपन अगर बात करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जो कायिक घनत्व है उनका सूत्र पूछ लेते हैं कि वो कायिक घनत्व किस प्रकार अपन याद करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे कायिक घनत्व में अगर अपन बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कायिक घनत्व में आ जाएगा कि कुल जनसंख्या बट्टा क्या आ जाएगा, निवल कर्षित क्षेत्र। ठीक है, तो कायिक घनत्व निकालने का ये सूत्र हो जाएगा कुल जनसंख्या बटा जो निवल बोया गया जो क्षेत्र है उसको अपन कायिक घनत्व में रखते हैं। दूसरा कौन सा आ जाएगा, कृषीय घनत्व। कृषीय घनत्व में निवल कृषि क्षेत्र तो वही रहेगा, लेकिन अपने जनसंख्या है उसमें परिवर्तन होगा। जनसंख्या परिवर्तन में क्या होगा, अपन लिख देंगे कुल जो कृषि जनसंख्या है, कुल कृषि जनसंख्या। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कृषि घनत्व हो जाएगा जिसमें कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र, और कुल कायिक घनत्व की अगर कायिक घनत्व की बात करेंगे तो कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो इसके बाद अपन देखेंगे तो कृषि जो जनसंख्या है उसमें किन किन को शामिल किया जाता है।
तो कृषि जनसंख्या में अपन शामिल करते हैं कृषि जनसंख्या में अपन शामिल करते हैं एक तो कृषक को शामिल करते हैं, इसके अलावा कृषि मजदूर को शामिल करते हैं, और इसके अलावा अपन शामिल करते हैं जो कृषक होते हैं उनके परिवार को, उनके परिवार के सदस्यों ठीक है। तो ये अपन ने जो चीजें देखी है वो जनसंख्या घनत्व के बारे में देखी। तो ये जनसंख्या घनत्व अपन देख सकते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत में अगर अपन देखेंगे तो सर्वाधिक कहाँ का है, न्यूनतम कहाँ का है, और अगर अपन देखेंगे तो सर्वाधिक घनत्व वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। जो इसके अलावा अपन ने देखा कि ये जो जनसंख्या घनत्व है ये इसमें काय घनत्व है, कृषि घनत्व है और कृषि जनसंख्या, इनके बारे में देखा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो जनसंख्या घनत्व है ये जनसंख्या जो वितरण है उसी को बेहतर ढंग से अपने को समझाता है। तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ी। इसके बाद अगर अपन आगे इसके आगे टॉपिक पे देखें तो अपन देखेंगे वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सारे आंकड़े हैं आपको जो बुक्स है एनसीईआरटी की बुक्स, जो एनसीईआरटी की बुक है आपके पास नहीं होगी तो ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको प्रशिष्ट पेज दिए जाते हैं पीछे, और उन्हीं में कह के ऊपर सारी की सारी जो जनसंख्या संबंधी जो जनगणना संबंधी आंकड़े हैं वो सारे दिए हुए हैं। तो वहां पर जाके आपको ये चीजें देखनी है और अपनी बुक में साथ साथ पढ़ते रहना है कि ये चीजें क्या क्या दी हुई है, ठीक है। और अब इससे आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, जनसंख्या वृद्धि और संगठन, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कैसा लगा वीडियो और चीजें समझ आई कि नहीं आई। अगर चीजें आपको नहीं समझ आई, कहाँ पर चीजें समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।